नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हमारा टॉपिक है अपार्थाइड की नीति। अपार्थाइड की नीति किसी प्रकार की नस्लवादी विरोधी नीति है जो रंग भेद पर आधारित थी। मैंने आपको बताया कि बर्लिन कांग्रेस के तहत आपने देखा कि अफ्रीका का वर्गीकरण कर दिया जाता है और इसको यूरोपीय शक्तियों द्वारा आपस में बांट लिया जाता है और एक उपनिवेश बना लिया जाता है। जितनी भी यूरोपियन शक्ति थी वो अधिकतर श्वेत वर्ण के थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी अलग पहचान के लिए यहाँ पे अपार्थाइड की नीति लागू की, जो रंग भेद की नीति थी। विभिन्न उपनिवेशों के रूप में मात्र देश अलग अलग पद्धति से नीतियाँ अपनाता था। जैसे भारत के संबंध में उसने उपनिवेश के अंदर अपने को सर्वश्रेष्ठ तथा हमें निम्न वर्ग का करार दिया, वो अपने को आर्यन। इस प्रकार की जो नस्लवादी नीति इनकी अलग अलग उपनिवेशों में अलग अलग प्रकार से संचालित थी। आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर भी सदस्य था, उसके बाद आप देखेंगे जब भारत आज़ाद होता है तब यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के उपनिवेशों के अधिकारों के लिए एशिया में प्रथम सम्मेलन दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से वो कार्यान्वित अपने कार्य करते हैं। तब आप देखेंगे कि उससे जब अफ्रीका के अंदर रंग भेद अपार्थाइड की नीति का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, विरोध के रूप में उनका नैतिक दबाव भी देखने को मिलता है। इसी क्रम में जब ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हुए तो उनका एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ संघ बनाया गया, जिसके तहत जितने भी उपनिवेश थे उन सब ने अपने अपने स्तर पर इस नीति का विरोध किया और इनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। उसी प्रकार यूएनओ अब अस्तित्व में आ गया। यूएनओ ने, जैसे मैंने बताया, 1960 के वर्ष को इन्होंने अफ्रीका वर्ष घोषित किया था, क्योंकि उस समय 1960 के दशक में आप देखेंगे कि 17 उपनिवेश, जिसमें 13 केवल फ्रांस के थे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो इस क्रम में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक क्रांति, वैचारिक क्रांति के रूप में इनमें भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये नीति अपनाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका के नस्लवादी रंग भेद की जो नस्लवादी नीति है उसे अपार्थाइड कहा गया है। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखेंगे अपार्थाइड सामाजिक पार्थक्य, यानी समाज से, यानी दो वर्ग हैं तो उन वर्गों से आपस में विभेद कैसे करेंगे, श्वेत और अश्वेत के रूप में। यानी सामाजिक पार्थक्य की नीति नस्लवाद की पराकाष्ठा की नीति थी। यानी आप रंग के आधार पर श्वेत और अश्वेत के अंदर डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्या थी, नस्लवाद की पराकाष्ठा, यानी सबसे सर्वोच्च स्तर की नीति थी अपार्थाइड नीति। इसके अंदर आप देखेंगे कि नस्लवाद की नीति उपनिवेश की देन, जो मैंने आपको बताया, अलग अलग उपनिवेश तो अलग अलग मात्र देश द्वारा अलग अलग नीतियाँ। ठीक है, अफ्रीका के अंदर काले और गोरे, इसके ऊपर ही आधारित नीति थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, उपनिवेशों में अलग अलग रूप के अंदर है। ठीक, भारत के अंदर ये थे श्रेष्ठ और हम भारतीय थे निम्न। इस प्रकार यहाँ पे ये श्वेत और अफ्रीका में काले, इस प्रकार के जो अंतर आपको देखने को मिलता है, ये अपार्थाइड नीति कहलाती है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की जो अल्पसंख्यक श्वेत बहुल जातियाँ थी, वो बहुसंख्यक अश्वेत लोगों पर क्या करती थी, राज करती थी। तो इसलिए उनको ऐसी नीति की अपनाने की जरूरत थी जो उनको हीन दृष्टि से
जो उपनिवेश है वो अपने आप को हीन समझे और उनके अधीन रहना स्वीकार्य करे। तो इस क्षेत्र के लिए वे अल्पसंख्यक जनसंख्या द्वारा अर्थराइट के माध्यम से बहुसंख्यक देशी जनसंख्या के लिए उनको उनके अधिकार, मानव अधिकारों से वंचित कर दिया और उनको ऐसे क्षेत्रों में निवास करना पड़ता था। उनके लिए अलग क्षेत्र बना दिए गए जहाँ पे केवल वो रहते थे और जो संसाधन विहीन थे, वहाँ किसी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते थे। ये वाले आपको देखने को मिलेगा अपार्थाइड, जो आपको एक पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया है। कारण नई जनगणना। जब नई जनगणना हुई तो नई जनगणना में पता चला कि जो दक्षिण अफ्रीका के शहर हैं उसमें श्वेत लोगों की अपेक्षा काले लोग अधिक जनसंख्या में हैं, तो इसलिए ये अपार्थाइड की नीति लाना इनके लिए आवश्यक संभव ही हो गया। उसी प्रकार फैगन कमीशन कुछ ही नहीं, इसने मांग रखी कि जो असामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अश्वेत हैं उनको भी अधिकार देकर अपने समान यानी उनको भी मुख्य धारा के अंदर जोड़ने का प्रयास किया जाए। इस वजह से जो यहाँ पे मातृ देश था उनको बुरा लगा और फैगन की कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर उन्होंने इसका विरोध किया। नेशनलिस्ट पार्टी 1948 के अंदर यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी जीत जाती है। नेशनलिस्ट पार्टी जब जीतती है तो इन्होंने चुनाव का खुद ने जरिया बनाया। ये जीतती है तो यहाँ के शासक वो जो प्रधानमंत्री बनता है वो होता है डैनियल मलान वो व्यक्ति हैं जो आपको श्वेतों के अधिकारों के लिए अपार्थाइड नीति लागू करना चाहते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं और इस तरह से काले और गोरे का भेद इन्होंने सर्वव्यापी करने का प्रयास किया। ठीक है। अश्वेत जनसंख्या के अधिकार। अब अश्वेत जनसंख्या के अधिकार की बात करें तो इनके किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए। इन्होंने खूब प्रयास किया कि इनके अधिकार होने चाहिए, इनकी जनसंख्या के हिसाब से अधिकार दिए जाए, लेकिन डेविड मलान ने इसका कोई भी पक्ष नहीं रखा। जब आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन कांग्रेस जब इसका विरोध करती है, 1912 में स्थापना होती है, तब वो विरोध करती है, वो इन अधिकारों की मांग करती है, तो उसका कठोरतापूर्वक दमन कर दिया जाता है। तो इस दमन के अंदर जो उनका नेता होता है अध्यक्ष अफ्रीकन यूनियन का, वो मारा जाता है और नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। नेल्सन मंडेला 26 साल बाद आपके 1990 के अंदर, जो 1955 के अंदर गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद वो आज़ाद होते हैं। आज़ाद होते यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव के अंदर ये पार्टी जीतती है और प्रथम आपके अफ्रीका के राष्ट्रपति जो खुद अश्वेत थे वो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे अश्वेत जनसंख्या के अधिकार, इनको जनसंख्या के अधिकार क्या दिए गए। अब ये कारण इनको ऐसी नीति लाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी, क्योंकि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं उपनिवेश से। इनके बाद जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वो अपने को आज़ाद करके, ब्रिटिश उपनिवेश अपने को आज़ाद करके क्या बनाते हैं, एक CIS जो ग्रुप होता है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये जो देश थे वो इसकी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पे अश्वेतों को क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए। इस मांग से वो घबरा रहे थे कि यदि इन्होंने भी मांग कर दी, क्योंकि इनका घुटने पेक्स के अंदर, उसके बाद UNO के अंदर ये मांग ले जा कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको थोड़ा डर था, ये कारण है। उसके बाद इसके पहलू आप देखें तो इसके पहलू के अंदर पहला एक एक्ट बनाया गया 1939 में, प्रोविज़न ऑफ मिक्स्ड मैरिज एक्ट, यानी श्वेत और अश्वेत की जो शादी है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, किसी भी प्रकार से ये नहीं हो, क्योंकि इस वजह से इनका अपार्थाइड की नीति लागू नहीं हो पा रही थी। तो इस एक्ट को लागू किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1950, ग्रुप एरियाज एक्ट, इसके तहत श्वेत और अश्वेत
इन दोनों की जनसंख्या की गई और श्वेतों के लिए तो संसाधन युक्त क्षेत्र चुने गए और अश्वेतों के लिए कौन से संसाधन विहीन क्षेत्रों के अंदर इनको अलग स्थान पर क्या करने के मजबूर कर दिया, अलग स्थान पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया कि इनको इन स्थानों पे नहीं रहना है, इनको अलग स्थानों पे रहना चाहिए। ठीक है। अब देसी जो मूल निवासी थे वो तो अश्वेत थे। इनके लिए कहीं जाने के लिए आपके भारतीय परिदृश्य में जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तब लिखा हुआ रहता था होटलों पे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उसी प्रकार यहाँ पे इनके लिए देसी अश्वेतों के लिए पास और परिचय पत्र अनिवार्य था किसी भी जगह जाने के लिए। यदि इनके पास ये नहीं होता था तो इनको वहाँ घुसने नहीं दिया जाता था और इनका दमन किया जाता था। ठीक है। ये है ट्रांस्की ऐसा क्षेत्र 7 क्षेत्र बांटे थे। ऐसे क्षेत्र 7 क्षेत्रों में बटा हुआ था जिसमें अश्वेतों के लिए रहने का स्थान यानी अलग जगह थी जहाँ पे ये अश्वेत ही रहते थे। इनके लिए अलग रहने की जो क्या था संसाधन विहीन था। यहाँ पे किसी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध नहीं होते थे। ठीक है। इस प्रकार के इसको बोलते थे ट्रांस्की। ठीक है। अब एपार्थाइड नीति का विरोध के लिए जो आंदोलन हुए, अब इस आंदोलन के अंदर मैंने बताया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1912 में होती है, इसने इसके लिए मुखर शब्द उल्लेखित किए। इसने मुखर किया आंदोलन का उग्र रूप से। इसने जब कहा कि ये हमें अश्वेतों को भी क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। इस प्रकार इसका नेतृत्व आपको देखने को मिलता है अल्बर्ट लूथीली जो अध्यक्ष होते हैं अब, और उपाध्यक्ष होते हैं नेल्सन मंडेला। अल्बर्ट लूथूली की इस दमनात्मक कार्रवाई के अंदर मारा जाता है जो अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष नेल्सन मंडेला को आपके कारावास हो जाता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद अफ्रीका जो यूनियन होती है अफ्रीका देशों की, वो यूनियन तथा गुटनिरपेक्ष इस एपार्थाइड के खिलाफ इस पे दबाव बनाते हैं। दूसरी तरफ आपके ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, मैंने बोला कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट जो ब्रिटिश से उपनिवेश जो आज़ाद हुए थे जिसमें भारत भी शामिल था, वो लोग भी इस पे एपार्थाइड नीति के विरोध के अंदर प्रदर्शन करते हैं और दबाव बनाते हैं। सबसे बड़ा दबाव जब इसके बाद गुटनिरपेक्ष और CIS के द्वारा आपके UNO के माध्यम से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इनको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। तो UNO का दबाव। ठीक है। US द्वारा इसके आपने एक, जब मैंने अमेरिकी क्रांति जब मैंने पढ़ाई थी, जब अमेरिका उपनिवेश आज़ाद हो जाता है उसके बाद उसके दक्षिण के राज्यों में आपके यही अश्वेत लोगों का विद्रोह होता है, जिसमें आपके लिंकन जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके बाद आप देखते हैं वहाँ पे ये नीति त्याग दी जाती है और श्वेतों को श्वेतों के बराबर अधिकार दिए जाते हैं। तो इससे US की जो मनोस्थिति होती है अश्वेतों के प्रति, जब उनको अधिकार दिए जाते हैं तो उनके प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है, चेष्टा रहती है। तो वो भी इस एपार्थाइड नीति के विरोध के अंदर यहाँ पे आपका समर्थन करता है। ठीक है, कि इसका उन्मूलन होना चाहिए। तो इसलिए USA द्वारा अश्वेत जनसंख्या को अधिकार देने से इसका दृष्टिकोण परिवर्तन, जिसके तहत इसका मत था कि अपार्थाइड नीति समाप्त हो और किसको, अश्वेतों को अधिकार मिलने चाहिए। इसके रूप में आप देखेंगे कि अब ये जब दबाव बनाएंगे, पहले तो इनके पहलू थे जो इन्होंने अंग्रेज़ों ने
श्वेतों ने अश्वेतों पे डाल के इनको अपने अधीन रख रखा था। लेकिन उसके बाद जब इसका विरोध होता है, विरोध के अंदर आंदोलन होते हैं, तब अलग अलग जगह से विश्व के अलग अलग देशों द्वारा इस नीति का विरोध किया जाता है। तब इन पे दबाव बनता है, दबाव के तहत अब इसका पतन होना निश्चित था। तो पतन 1980 के अंदर बोथा सरकार होती है, वो कुछ रियायतें दे के, अंग्रेज़ों की पहले काल थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तब जब हमने स्वतंत्रता की पूरी मांग की तब उन्होंने हमें स्वशासन दिया। जब हमने स्वशासन की मांग की तब हमें उसने कुछ नहीं दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे भी अंग्रेज़ यही करते हैं। बोथा सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जाती है, जैसे प्रोविज़न मैरिज एक्ट 1939, इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब ये लोग शादी कर सकते थे श्वेत अश्वेत में। पास कानून या आपके परिचय पत्र जो था इनका कि आपको इसके बिना एंट्री नहीं होगी, इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब यानी इनको ये महसूस हो कि ये अपने अधिकारों की मांग कम अधिकारों के अंदर ही मान जाए और हमारी नीति कार्यान्वित रहे। लेकिन अब यहाँ पे ये इनका विरोध, अब जब इतना समर्थन मिल जाएगा उसके बाद इनमें भी उत्सुकता आएगी और इनका विरोध अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अब इसका विरोध स्वाभाविक रूप से लगातार 1912 से कर दी थी और ये समय तक 1980। अब इनके अंदर भी परिपक्वता आती है, जो इनका विरोध प्रदर्शन था वो लगातार बढ़ता जाता है, उग्र होता जाता है। ऐसे ही अश्वेतों को श्रमिक संगठन जो इनके कार्य करते थे इनके कारखानों के अंदर, इनके जब आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनको दासों के रूप में ले जाया जाता था, तो इनके अंदर एक कुंठा थी, जो कुंठा को उत्साहित करने का कार्य इस आंदोलन ने किया और इस आंदोलन के तहत इनको श्रमिक संगठन बनाने की छूट दी गई। लेकिन अब ये इनसे संतुष्ट होने वाले नहीं। जब इन्होंने चुनाव के अंदर अपने अधिकारों की मांग की तो इनको सबसे नीचे स्तर पर नगर पालिका के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। नागरिक नगर पालिका के स्तर पर प्रतिनिधि चुनना और चुनाव में खड़े होने की छूट दी गई। अब इतनी छोटी रियायतों के बल पे वो चाह रहे थे कि ये आंदोलन दब जाए, लेकिन अब ये आंदोलन क्या हो चुका था, परिपक्व अवस्था में आने के बाद, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, तो उस तरह से यहाँ पे भी परिपक्व हो चुका था कि 1912 से लेकर 1980 इतने लंबे कार्यकाल के अंदर आप देखेंगे कि इतने लंबे कार्यकाल से तो इसके अंदर परिवर्तन होना संभव 68 वर्ष। तो इसके बाद ये परिपक्व हो जाता है। इसके बाद ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अपनी मांगों पर अड़ी रहती है। फिर असंतुष्ट इन मांगों से कोई नहीं, 1990 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जिसके अंदर आप देखेंगे जो 1990 के अंदर सरकार होती है, किसकी होती है, WD क्लार्क की। WD क्लार्क पहला काम तो इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या करती है, जो नेल्सन मंडेला जिनको गिरफ्तार किया था, आपके गिरफ्तार करके एपार्थाइड के विरोध में नेल्सन मंडेला को 1955 के अंदर गिरफ्तार किया था, उनको क्या करती है 1990 के अंदर रिहा किया जाता है। यानी 26 साल बाद नेल्सन मंडेला क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद उनसे रियायतें की जाती है, लेकिन दोनों के बीच में अब समझौता होता है। समझौता नेल्सन मंडेला और आपके WD क्लार्क के बीच में होता है। इसके तहत अश्वेतों को सभी प्रकार के अधिकार दे दिए जाते हैं। अब सब प्रकार के अधिकार प्राप्त होने के बाद अब अश्वेत को चुनाव लड़ने का अधिकार था, तो नई सरकार का चुनाव होता है। चुनाव के अंदर आपके अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीतती है, जिसके उपाध्यक्ष, जो पहले उपाध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष के रूप में नेल्सन मंडेला देश के प्रथम प्रजातांत्रिक पार्टी के क्या बनते हैं, आपके राष्ट्रपति घोषित होते हैं। ठीक है, प्रथम इनको 1990 के अंदर जब ये वहाँ से आज़ाद होकर भारत की यात्रा पे आते हैं तो इनको क्या दिया जाता है, भारत रत्न अवार्ड भी दिया, भारत रत्न नहीं, भारत का, इनको नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना हेतु इनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब एपार्थाइड की नीति के बाद में आपके सिलेबस के अंदर
हमें देखने को मिलता है कि लैटिन अमेरिका का बोलीवर आंदोलन, ये 4 आपके लास्ट के टॉपिक है। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, जिसके अंदर आपके 4 दे रखे हैं। लैटिन अमेरिका में बोलीवर, साइमन बोलीवर, अरब विश्व में मिस्र, अफ्रीका की रंगभेद नीति जो मैंने अपार्थाइड अभी बताया था, वियतनाम। तो आपको अफ्रीका की रंगभेद नीति मैंने आपको दोबारा रिवीजन करता हूँ। अपार्थाइड का मतलब रंगभेद नीति या पृथक्करण की नीति जो लागू की गई। डैनियल मलान जो यहाँ के क्या होते हैं, आपके जीते हुए चुनाव जो जीता नेशनल पार्टी के जो नेतृत्व करते हैं, वो 1948 में इसे लागू करते हैं। इसको लागू करने के साथ साथ रंग भेद संघर्ष प्रारंभ होता है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसका नेतृत्व करती है 1912 में। 1955 में जनसभा द्वारा इसमें एक आयोजन किया जाता है, एक चार्टर लेके आते हैं, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लेके आते हैं। इसका ऐलान किया जाता है। एएनसी के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो नेल्सन मंडेला, जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और 1990 में आज़ाद होते हैं। अप्रैल 1994 में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव, जिसके अंदर देश में प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं, आपके नेल्सन मंडेला। 1990 में जब आज़ाद होते हैं, भारत की यात्रा पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसको, आपके नेल्सन मंडेले को दिया जाता है। दूसरा टॉपिक जो मैंने पहले भी आपको बता चुका, 1945 के बाद का विश्व, उसमें वियतनाम संकट। वियतनाम किसका, फ्रांस का उपनिवेश होता है। फ्रांस का उपनिवेश होता है तो किस प्रकार से फ्रांस के उपनिवेश होता है। अब फ्रांस वियतनाम में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रज्वलित होता है। जो उपनिवेश मुक्ति चाहता था, इस मुक्ति के लिए वो संघर्ष करता है। संघर्ष करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि फ्रांस को अमेरिका का सपोर्ट मिलता है। जब अमेरिका को पता चलता है कि जो यहाँ का नेता है स्वतंत्रता सेनानी हो ची मिन्ह को सोवियत संघ जो साम्यवादी था उसका समर्थन प्राप्त है, तो वो फ्रांस को सहयोग देता है कि आप आपको सैन्य हर तरीके से सहयोग दिया जाएगा, आप इस उपनिवेश को आज़ाद मत होने दो। लेकिन लास्ट के अंदर इधर चीन और आपके रूस वियतनाम को मदद करते हैं। लास्ट में फ्रांस की सेना आपकी हार जाती है। हारने के बाद इसके आत्मसमर्पण कर देती है। फिर बाद में आपके जिनेवा समझौता होता है, जिसके तहत इस उपनिवेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अमेरिका इसके अंदर बीच में था, इस वजह से इसके 2 भाग कर दिए जाते हैं, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम पे आपका अधिकार खुद वियतनाम की सरकार का जो साम्यवाद से प्रेरित थी। दक्षिणी वियतनाम पे अमेरिका अपना हस्तक्षेप रखता है और अपना कोटपुतली शासक यहाँ पे निर्वाचित कर देता है। बाद में इन दोनों का विलय होता है 30 अप्रैल को, और इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें एक यूएसए की नीति होती है दक्षिणी साम्यवाद में। वो बोलता है हमें यहाँ पे साम्यवाद को रोकने के लिए वो सिद्धांत देता है, डोमिनो सिद्धांत, जिसके तहत दक्षिण के वियतनाम में यदि साम्यवाद का प्रसार होता है तो ये संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर साम्यवाद का प्रसार हो जाएगा। इसको रोकने के लिए ये सिद्धांत लाते हैं, जिसके तहत आर्थिक और सैनिक सहायता अमेरिका के द्वारा दी जाती है। आप देखिए इसके अंदर वियतनाम में 2 सितंबर 1954 के अंदर हो ची मिन्ह राष्ट्रवादी नेता जनवादी गणतंत्र की स्थापना करता है यहाँ पे, और ये अब जनवादी गणतंत्र की स्थापना करके अपना आंदोलन प्रारंभ करता है। साम्यवादी दल का इसको समर्थन होता है। उस समय राष्ट्रपति होते हैं डेल्लस की योजना के तहत साम्यवाद को रोकने के लिए उन्होंने कहा यह युद्ध हमारे लिए ज़रूरी है, तो फ्रांस का ये समर्थन कर देते हैं। क्योंकि फ्रांस का उपनिवेश होता है और उससे मातृ देश फ्रांस से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो फ्रांस को समर्थन करते हैं। फ्रांस को समर्थन करने के बाद में 1954 में इनके बीच में युद्ध, और फ्रांस क्या हो जाता है 1954 में अपने आप को हार घोषित पराजय हो जाती है। दियन बियन फू, यहाँ एक स्थान का नाम है दियन बियन फू। इस स्थान पे 12,000 सैनिकों के साथ ये आत्मसमर्पण कर देता है। जनेवा समझौता, जिसके तहत उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की स्थापना होती है। दक्षिणी वियतनाम पे किसका,
साइगोन इसकी कैपिटल होती है। यहाँ पे कठपुतली शासक जो अमेरिका का होता है, और यहाँ पे इन्होंने डोमिनो सिद्धांत के तहत यहाँ पे क्या करते हैं, अधिकार नीति निर्माण करते हैं, जिसके तहत साम्यवाद को रोकने का प्रयास किया जाता है। मैंने बताया कि यदि यहाँ से साम्यवाद दक्षिण पूर्वी एशिया में फैलेगा, इसलिए इसकी आर्थिक सैन्य मदद कौन करेगा, आपका अमेरिका करेगा। बाद में दोनों एकीकरण होता है 30 अप्रैल 1976 को, पूरे वियतनाम का एकीकरण और युद्ध समाप्त। के उत्तर में साम्यवाद था, नीचे पूंजीवाद था, दोनों आपस में लड़ते रहते थे। बाद के अंदर 30 अप्रैल 1976 में दोनों के दोनों, यानी रूस भी छोड़ देता है, इधर आपका अमेरिका भी छोड़ देता है, दोनों का एकीकरण हो जाता है 30 अप्रैल 1976 के लिए। इस प्रकार वियतनाम का एकीकरण देखा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अरब के अंदर मिस्र है, मैं बता चुका। मिस्र का शासक जो रसिया के प्रभाव में साम्यवादी दल के अंदर साम्यवाद का प्रभाव था, इसका नाम था गमाल अब्दुल नासिर, जिस पे साम्यवाद का प्रभाव था। अब जब ये सुएज नहर में एस्वान बांध बनाने के लिए अमेरिका द्वारा इसको आर्थिक सहायता देने की पेशकश की जाती है एस्वान बांध के लिए, लेकिन जब अमेरिका को पता चलता है कि ये साम्यवाद से प्रभावित है, शस्त्र अस्त्र का व्यापार इसका रूस के साम्यवादी सोवियत संघ से होता है, तो ये इस आर्थिक सहायता को रोक दिया जाता है। उसके बाद इस आर्थिक सहायता को रोक दिया जाता है। इसके बाद 1962 में ये एस्वान बांध बनाने के लिए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर देता है, जिसके तहत ब्रिटेन के जो सुएज नहर पर अब तक अधिकार था वो ख़त्म हो जाता है। इसके ख़त्म होने के साथ ही इजराइल द्वारा प्रारंभ किया जाता है युद्ध। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों मिलकर इसे पराजित करते हैं, जिसकी विश्व के अंदर निंदा होती है कि इस युद्ध के लिए। फिर बाद में अमेरिका इसे आर्थिक और सैन्य सहायताएं देकर इसको अपने पूंजीवादी खेमे के अंदर शामिल करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत लाया था आइजनहावर सिद्धांत कहते हैं, जिसके तहत साम्यवाद से बचाने के लिए आर्थिक एवं सैनिक सहायता। अमेरिका अपनी पूंजीवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अरब में, एशिया में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका इस तरह की नीति अपनाता है। जब वो राष्ट्रपति होता है तो उस राष्ट्रपति के नाम पर वो सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है, आइजनहावर सिद्धांत, डोमिनो सिद्धांत। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे आइजनहावर सिद्धांत से इसके साम्यवाद को रोकने का प्रयास किया था। 26 जुलाई 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण, 29 अक्टूबर 1956 के अंदर ब्रिटेन फ्रांस सेना जिस आक्रमण की निंदा की जाती है। आइजनहावर द्वारा यूएस द्वारा साम्यवाद से बचाने हेतु आर्थिक व सैनिक सहायता दी जाती है। अब आप आगे देखेंगे कि एक मेन जो क्वेश्चन था वो आपके था दक्षिण लैटिन अमेरिका के अंदर औपनिवेशिक जो साम्राज्यवादी नीति के तहत उपनिवेश अधिक से अधिक स्पेन के पास थे। अब इन स्पेन से मुक्ति के लिए एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम है साइमन बॉलीवर आंदोलन करता है। ये इसका जन्म उस समय होता है जब अमेरिका अपने मातृ देश ब्रिटेन से आज़ाद होता है और फ्रांस में क्रांति का दौर चलता है। इस दौरान इसका जन्म होता है। इसने बाद में अपने सिद्धांत के अंदर कहा कि जब एक उपनिवेश मातृ देश से उपनिवेश ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं स्पेन से अपने उपनिवेशों को मुक्त करवा सकें। साइमन बॉलीवर ने ये बात रखी कि हम दक्षिण लैटिन अमेरिकन देशों का एक संघ बनाया जाए और संघ बनाकर अब आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति प्राप्त की जाए। तो इस प्रकार की नीति के तहत साइमन बॉलीवर, इसके अंदर आप देखेंगे लैटिन अमेरिका में बॉलीवर यह किस प्रांत में 1784 के अंदर क्रियोल प्रांत का था और ये स्पेन का उपनिवेश था। अब ये मैंने बताया अमेरिका की आज़ादी और आपके फ्रांसीसी क्रांति के बीच के अंदर इसका जन्म। तो ये संघीय लैटिन अमेरिका का निर्माण करना चाहता था, जिसके अंदर फेडरेशन के तहत जैसे अमेरिका में फेडरेशन सिस्टम था, इसकी योजना लैटिन अमेरिका को सर्वप्रमुख उपनिवेशिक शक्ति स्पेन से
स्पेन को खदेड़ना था। इसका पहला प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो स्पेन है हमारा, जिसके हम उपनिवेश हैं, यानी मातृ देश, उपनिवेश द्वारा उनको खदेड़ना, यानी स्पेन को इसको लैटिन अमेरिका से खदेड़ना इसका उद्देश्य था। इसने योजना बनाई सैनिक संघर्ष के माध्यम से। अब इसकी योजना में आप देखेंगे, पहले ये वेनेजुएला को आज़ाद करवाएगा, उसके बाद इक्वेडोर को, और फिर न्यू टेनेडा इसके अंदर इसको ये आज़ाद करवा के स्पेन से मुक्त करवाएगा। स्पेन से मुक्त करवा के इनका तीनों का एक संगठन बनाएगा जिसे बोलेगा कोलंबिया। तीनों को मिला के एक राज्य का संगठन करेगा जिसे बोलेगा कोलंबिया। किसको? वेनेजुएला, इक्वेडोर और न्यू टेनेडा इन तीनों को मिला के एक एक संघ बनाएगा, राज्य गठित करेगा जिसका नाम होगा कोलंबिया। फिर कोलंबिया के बाद में जब इसका संघ बन जाएगा, उसके बाद में अगला इसका जो सैनिक कार्रवाई करी जाएगी वो होगी पेरू और बोलिवियो पे अधिकार करने के बाद इसको बाद में किसमें, कोलंबिया संघ में बनाकर एक फेडरेशन सिस्टम की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इसने सैन्य शक्ति हेतु ब्रिटिश व्यापारियों से, अब मैंने बोला ना दोस्त का दुश्मन दोस्त होता है, तो इस तरह से इसने ब्रिटेन के व्यापारियों को इस नीति में शामिल करने का प्रयास किया। ब्रिटेन के व्यापारियों ने भी इसको स्पेन से मुक्ति के लिए इनको सैनिक संगठन के अंदर सहायता देते हैं। ब्रिटेन के व्यापारी द्वारा इनको धन, सैन्य सामग्री सब उपलब्ध करवाई जाती है। आप देखेंगे लुइस लोपेज मेंडेज जो क्या होता है, इसका मित्र होता है, सैन्य कमांडर होता है। इसके अधीन एक बड़ी सेना का गठन करने के लिए इसको अधिकृत किया था। ठीक है, इसको अधिकृत करता है लुइस लोपेज मेंडेज को। उसके बाद ये इसमें एक काम और होता है। अब इसको मालूम था लैटिन अमेरिका के अंदर दास थे। दास कहाँ से लेके आए जाते थे? अफ्रीका के पश्चिमी तटों से लेके आए जाते थे, जो इनके व्यापार वाणिज्य का सहयोग करते थे। अब इन दासों को क्या कहते हैं कि आपको दासता से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बदले में आपको क्या करना है, सेना के अंदर आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो इस योजना को क्या, दासत्व मुक्ति सैनिक सेवा से जोड़ा गया। दासत्व से मुक्ति और किससे जोड़ा गया, सैनिक सेवा से जोड़ा गया इसको, दासत्व से मुक्ति। लैटिन अमेरिका में दासों की भर्ती आंशिक रूप से ये सफल हो पाया है, क्योंकि असफल होने का कारण इन्हीं देशों के अंदर, यानी लैटिन अमेरिका के अंदर एक वर्ग है कॉर्डिलास। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कॉर्डिलास भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखो, वो जमींदार वर्ग जो अंग्रेजों का क्या रहता था, पिट्ठू, जिसका काम क्या था, राजस्व को एकत्रित करके ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाने का कार्य। उसी प्रकार यहाँ पे कॉर्डिलास थे जो स्पेन के थे, जमींदार बना रखे थे। इनका काम यहाँ से राजस्व का संग्रहण करके वहाँ तक पहुँचाने का था, तो क्षेत्रीय सामंत थे। अब इन्होंने इसके बीच में इन्होंने आपस के अंदर अंतकलह करवाया, जिनसे ये जो इसके देश थे लैटिन अमेरिका के, वो एक होने के अंदर आपसी अंतकलह, जनजातीय, नस्लीय, इस आधार पे इन्होंने विभेद रखा। इस वजह से ये आंशिक रूप से सफल हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इसने लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर आपसी समन्वय यानी आपस में एक संघ की स्थापना के मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद आप देखेंगे 1830 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1747 वर्ष में इसकी मृत्यु। यूरोपीय क्रांति हुई थी 1830 के अंदर। उसके अंदर साइमन बॉलीवर का बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है कि जिसने अकेले एक व्यक्ति ने किस प्रकार लैटिन अमेरिका के देशों को एकीकरण की ओर अग्रसर किया और एक संघ की स्थापना करने का प्रयास किया। तो इसलिए इसको ससम्मान याद किया जाता है। कार्लियल एक इतिहासकार है जिसने कहा है साइमन बॉलीवर उस उलिवास की तरह है, उसी उलिसास की तरह है जिसके
गुणगान करने के लिए एक दूसरे होमर की आवश्यकता है। यानी इस प्रकार के वीर पुरुष थे जिसकी करने के लिए आपको क्या है, एक द्वितीय होमर की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारा यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस था वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो आज पूरा कंप्लीट होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। कल से मैं एंशिएंट इंडिया प्रारंभ करूँगा। नमस्कार।